गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे कृतिका का एक गद्य, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी की लिखी हुई ये रचना है, संस्मरण है। कल जो मैंने क्लास लिया था उसमें अंत में अचानक ही बंद हो गया था, क्योंकि वीडियो का एक लिमिट होता है फ़ोन में, तो उसके बाद वो दूसरा वीडियो बनाने लगता है, तो इस कारण से वो अचानक ही बंद हो गया था। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो लेखिका की माँ थी वो बड़ी नाजुक थी, काम वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती थी, बहुत मेहनत नहीं कर सकती थी। तो इनकी जो दादी थी यानी लेखिका की माँ की सास, उनका कहना था कि हमारी जो पुतोहू है ये तो बस धोए पोछे और सीके पे टांग दी जैसी है, मतलब इनसे कोई काम वगैरह ज़्यादा नहीं करवाने लायक हैं, और इनको बस हम देखने के लिए रख सकते हैं। ऐसा ही कुछ उनका भाव था। अब आगे था कि किसी ने उनको छीके से उतारने की पेशकश नहीं की। कहने का मतलब कि किसी ने यह भी नहीं कहा कि नहीं, इनको काम करना चाहिए, ये तो इनका फर्ज है, ससुराल में काम करना ही पड़ता है। इस तरह की बातें नहीं कही गई उनको। इसकी दो वजहें थी। पहला तो यह था कि जो हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों के मन में यह भावना होती है कि जो बड़े लोग होते हैं, जो साहब होते हैं, कोई बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनसे थोड़ा सब लोग प्रभावित रहते हैं, उनके ओहदे से प्रभावित रहते हैं, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित रहते हैं। तो इनके जो नाना थे यानी लेखिका के माँ के पिता, वो अच्छे खासे साहब माने जाते थे। उनका जो व्यक्तित्व था वह भी एकदम अंग्रेजों जैसा था। वो सिर्फ जात से हिंदुस्तानी थे, मतलब वो जन्म से सिर्फ हिंदुस्तानी थे, बाकी सब कुछ उनका रहन सहन, रंग ढंग, बोलचाल, वेशभूषा सब अंग्रेजों वाला था। तो इसका असर रिश्तेदारों पर भी पड़ता था। तो इन लेखिका के जो घर वाले यानी उनकी माँ के ससुराल वाले जो लोग थे वो भी इससे काफ़ी प्रभावित थे। तो यह एक कारण था कि कोई उनसे काम वगैरह नहीं करवाना चाहता था। सब लोग इस चीज़ को मान लेते थे कि ये इतना मेहनत करने लायक नहीं है, ये जैसी है वैसे ही रहने दिया जाए। दूसरी बात थी कि हमारे देश में आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। तो जो आज़ादी का जंग लड़ रहे थे वो भी अंग्रेज़ों की कुछ चीज़ों में प्रशंसक थे। मैं इसी पर बात कर रहा था कल कि अंग्रेज़ यहाँ जब आए उससे पहले हमारे यहाँ छुआछूत वगैरह बहुत ज़्यादा था। अंग्रेज़ों ने इसमें काफ़ी सुधार किया, या उनका देख देख कर हमने सुधार किया। कई चीज़ें हमें दी अंग्रेज़ों ने जो अच्छी थी, जो आज तक अच्छी है। जैसे जो शौचालय की व्यवस्था है, सेप्टिक टैंक, यह अंग्रेज़ों का दिया हुआ है। उससे पहले यहाँ सेप्टिक टैंक की व्यवस्था नहीं होती थी, तो उसकी व्यवस्था ज़्यादातर अनहाइजेनिक थी, बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। तो यह अंग्रेज़ों ने हमें सिखाया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तौर तरीके, कई तरह की सभ्यता है जो अंग्रेज़ों ने सिखाया। तो इसके कारण काफ़ी लोग उनके प्रशंसक थे। यहाँ तक कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वे लोग भी इनके प्रशंसक थे।
भले लड़का आज़ादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होती। अब वहाँ यह भी तथ्य काम कर रहा था कि जो लड़की के पिता यानी लेखिका के जो नाना थे वह इतने बड़े साहब थे, इतने रुतबा वाले व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से की जिसके पास न तो धन संपत्ति था न कोई ओहदा, लेकिन उन्होंने की शादी। तो यह एक परिकथा जैसी थी कि एक अमीर लड़की की शादी एक गरीब लड़के से हो गई। तो यह भी एक कारण था और साहब का दबदबा तो था ही, ऊपर से उन्होंने ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी की जिसने कभी कोई काम नहीं किया अपने घर में, और उसको एक साधारण परिवार में उन्होंने भेज दिया। तो इन सब चीज़ों का असर उनके ससुराल में था, इसीलिए किसी ने उनको परेशान नहीं किया। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी, वे रोमांचक उपकथाएँ थीं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। अब इसमें जो लोग पूछते थे कि ऐसा कैसे हुआ कि इतने बड़े साहब ने अपनी बेटी की शादी ऐसे फक्कड़ लड़के से कर दी जो आज़ादी की लड़ाई में घूम रहा है, जिसका कोई ठीक नहीं है, कब जेल जाएगा, कब इसके साथ क्या होगा, धन संपत्ति भी नहीं है, तो कैसे हुआ होगा। तो इसमें जो बातें पता चलती थी, लोगों को भी चली होंगी पता कि इसमें जो इनकी माँ थी उन्होंने ही ऐसी शर्त रखी कि ऐसे लड़के से शादी होगी जो नौकरी में नहीं हो, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ता हो। तो ये ऐसी उपकथाएँ थी, ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो इस पूरे कहानी में एक रहस्य डालती थी, इसको एक रहस्यमय सतिलस्मी बनाती थी। तो ये चीज़ें एक थी। दूसरी क्या थी? दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी। उनमें खूबसूरती, नज़ाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे परिजात से कम जादुई नहीं मालूम। तो एक वजह ये थी कि किसी ने उनको छीके से उतारने की पेशकश नहीं किया था, उनसे कुछ करवाने की पेशकश नहीं की कि नहीं ये गलत है, ये कैसे ऐसे रहेंगे। तो एक वजह हो गया उनके पिता का साहब होना और उनका जो दबदबा था। दूसरी वजह इनकी अपनी शख्सियत मतलब व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। तो इनकी जो पर्सनैलिटी थी वह कैसी थी? उसमें खूबसूरती तो थी, नज़ाकत यानी जो कोमलता थी वह भी थी, गैर दुनियादारी, जो दुनियादारी का व्यवहार होता है, बातें होती है, उससे वो अनजान थी या उनके व्यवहार में वह था नहीं, बहुत कटसी नहीं था, बहुत ऐसी चीज़ें नहीं थी कि वो लोगों को खुश करने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। वह एक सीधे साधे और ईमानदार व्यक्तित्व की महिला थी जो सही बातें बोलती थी और निष्पक्षता से बोलती थी। वह किसी का पक्ष, किसी को खुश करने के लिए उसका पक्ष नहीं लेती थी, जो बातें होती वो बोलती। तो यह उनके व्यक्तित्व में खूबियाँ थी, जिसके कारण वह किसी परिजात यानी परी के बच्चे को परिजात कहेंगे। तो जैसे आदम जात कहते हैं आदमी के बच्चे को, जिसका जन्म आदमी से हुआ हो, उसी तरह उनको एक परी का बच्चा यानी परी जैसा ही उनको समझा जा सकता था। उनका जो व्यवहार था, उनका जो व्यक्तित्व था उसके कारण। तो यह भी एक वजह थी कि उनका प्रभाव उस घर पर बढ़िया था, अच्छा खासा प्रभाव था। उनसे ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। ठोस काम क्या होता था? यहाँ जो काम को इतना आप सोचेंगे कि ऐसा क्या काम होता है घर में जो कोई इतना कोमल हो के नहीं कर सके। मिक्सी में मसाला पीसना होता है, बाकी चीज़ें भी गैस पर खाना बनाना होता है, तो नहीं, तब ऐसी बातें नहीं होती थी। तब घर में चक्की होती थी, जांता जिसको बोलते हैं, उसमें अनाज पीसा जाता था। तब आटा चक्की ऐसे जगह जगह नहीं होता था, या पैकेट वाला आटा नहीं मिलता था। तो तब ये काम घर की महिलाएं करती थी। वो आटा पीसती थी, चूड़ा वगैरह जो होता है वो तब कोखल में कूटा जाता था, धान कूटा जाता था।
इन कामों को ठोस काम कहा जाता है। दाल जैसे आप अरहर उपजाते हैं तो उसको चक्की में डाल के ऐसे ऐसे घुमा के उसको दर्रा जाता था, मतलब उसको दाल बनाया जाता था। तो ये ठोस काम कहलाते थे, जो घर की महिलाएं ही करती थी। मसाला कूटना है तो वो खल में कुटाता था, या फिर पीसना है तो उस पर सील लोढ़ी जो होता है पत्थर वाला उस पर होता था। तो ये चीज़ें ठोस काम में आती थी, इसमें मेहनत लगता था, ताकत लगती थी। तो ये काम उनसे कोई करवाने की नहीं सोच सकता था, उनके व्यक्तित्व के कारण और उनके पिता के प्रभाव के कारण। लोग मानते थे कि ये साहब की बेटी है, इससे ये सब नहीं होगा, इसने कब किया होगा ऐसा। तो थोड़ा विशेष उनको मिलता था उसके चलते फायदा। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। तो उनसे कोई काम करवाने की नहीं सोचता था, लेकिन हर काम के लिए उनकी सलाह ली जाती थी। इसका कारण उनका व्यक्तित्व था। वह निष्पक्ष थी, वह किसी को खुश करने के लिए गलत में भी हाँ नहीं करने वाली थी। वो निष्पक्षता से अपनी राय देती थी, तो इसलिए उनसे सलाह हर काम के लिए लिया जाता था। उनको एक काबिल महिला समझा जाता था कि ये बड़े घर से आई हैं तो इनको ज़्यादा पता है। और उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उसके ऊपर वो खराबी उतरती थी, तो उनकी सलाह ली जाती थी और उसको पत्थर के लकीर की तरह निभाई जाती थी। उन्होंने जो सलाह दे दिया उसको माना जाता था। लोग समझते थे कि इसने सलाह दिया है तो ये सही होगा, और उसको लोग निभाते थे। अब लेखिका कहती है, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था, जब देखा था कि हम बच्चों को की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जिठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिता भी। दादी क्या कहती थी, मतलब लेखिका की माँ की सास, यहाँ चूँकि उनकी बात हो रही है तो मैं बार बार इसलिए स्पष्ट कर रहा हूँ। तो लेखिका की दादी क्या कहती थी कि हम हाथी के हल ना जुतवाया करते, मतलब हम हाथी से हल नहीं जुतवाते, हमारे पास हल जुतवाने के लिए बैल है। मतलब हम इनसे वो काम नहीं करवाएंगे जो इनके लायक नहीं है, उन कामों के लिए हमारे पास दूसरे लोग हैं। तो इनको ऊंचा दर्जा मिलता था कि ये हाथी है, हाथी शान की सवारी मानी जाती थी, तो इनको हाथी की तरह सम्मान दिया जाता था। और घर के जो बाकी लोग थे उनको मेहनतकश बैलों से उनकी तुलना की गई कि उन ठोस कामों के लिए हमारे पास बैल है, हम हाथी से हल नहीं जुतवाते। तो लेखिका को यह बचपन में समझ में कैसे आ गया कि देखा कि इनकी जो परवरिश होती थी, ममतालु परवरिश मतलब ममतापूर्ण परवरिश, जिसमें बच्चों की बातें मानी जाती है, बच्चों का ध्यान रखा जाता है, उनकी इच्छाएं पूरी की जाती है। तो इस मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का मतलब तैयार रहते थे, हमेशा उस काम को करने के लिए हाजिर रहते थे। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, दादी की बड़ी जेठानी मतलब जो उनके बड़े भाई की पत्नी, गोतनी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी, जो घर के मर्द थे, वह भी बच्चों की परवरिश में अपना योगदान पूरी तरह देते थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। अब लेखिका बता रही है अपनी माँ के बारे में कि वो ठोस काम भले नहीं करती थी, भारी भरकम जो काम होते हैं घर के वो नहीं करती थी, लेकिन उनको आज़ादी का जुनून पूरा था। वो समय ऐसा था जब देश की आज़ादी के लिए सब लोग जुटे हुए थे, जिससे जो बन पड़ता था वो करता था। तो यहाँ ये बता रही हैं कि वो जुनून भरपूर था और उसको वो भरपूर अपने तरीके से निभाती। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो, जब बात आज़ादी की हो रही है, आज़ादी के लिए आपके मन में उत्साह है, तो उसको कैसे उसमें अपना योगदान दिया जाए, या दूसरों से पूछ के करना ठीक नहीं है।
क्योंकि बात आज़ादी की हो रही है तो उसमें आपके विचार भी आज़ाद होने चाहिए। आप अपने हिसाब से उसमें करें, तभी तो आज़ादी का सही मतलब होगा। कि हम आज़ादी की लड़ाई कर रहे हैं और गुलाम बने हुए हैं कि हाँ तो अब क्या करना है, तो अब क्या किया जाए, दूसरों से पूछ रहे हैं और उसको कर रहे हैं, तो ये सही मायने में आज़ादी नहीं होती। तो यहाँ माँ के बारे में कह रही हैं कि वह अपने तरीके से इसमें योगदान देती थी उस जुनून को पूरा करने में। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले किया था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। कह रहे हैं कि हमने अपनी माँ को भारतीय माँओं जैसा नहीं पाया। भारतीय माँओं जैसा से मतलब है कि भारतीय माएँ क्या करती हैं, अपने बच्चे की पूरी तरह देखभाल करती हैं, उनको खूब लाड दुलार करती हैं, उनके लिए खाना बनाती हैं, जैसा वो चाहते हैं, जो खाना चाहते हैं उनको बना के देती हैं, उनका साज श्रृंगार करती हैं। यह सब आम भारतीय माएँ करती हैं। ये सब लेखिका की माँ नहीं करती थी। वो आम भारतीय माँओं जैसे व्यवहार नहीं करती थी। न ही उसमें एक ये भी था कि माएँ अपनी बेटियों को अक्सर सिखाती रहती हैं बचपन से कि ये ऐसे करोगी तो ससुराल जाओगी तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए इसको ऐसे करना चाहिए। तभी तो उस समय मुख्य जो उद्देश्य होता था लड़कियों के लिए कि ये बड़ी होंगी, इनकी शादी हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता था कि ये IIT में जाएगी या डॉक्टर बनेगी। तो ज़्यादातर लोग बचपन से ही यही सिखाते थे कि ससुराल में जाके कैसे रहो। तो यह शिक्षा बचपन से ही उनको दी जाती थी। लेकिन यहाँ लेखिका की माँ ने ऐसा कुछ नहीं इनको सिखाया। लेकिन ये सब जो था इसमें कुछ उनकी बीमारी, कुछ उनकी जो कोमलता थी, कुछ बीमारी भी थी उनको, इन सब का थोड़ा बहुत हाथ तो था ही, साथ ही उनकी अरुचि का भी हाथ था। उनकी रुचि नहीं थी इन सब कार्यों में कि बच्चों को खूब लाड़ किया जाए, उनको खाना बना के खिलाया जाए, उनको ये सब ज्ञान दिया जाए। इसमें उनकी अरुचि थी, उनका इंटरेस्ट नहीं था, उनकी रुचि नहीं थी इन बातों में। इस कारण से ऐसा वो करते थे। उनका ज़्यादा वक्त बीतता था किसमें, किताबें पढ़ने। वो किताबें पढ़ने की शौकीन थी। जो समय बचता हो उसमें साहित्य पर चर्चा करते किसी से कि ये किताब ऐसे लिखा गया है, इसमें ये बात कही गई है, आपस में बातचीत साहित्य पर करती थी या फिर संगीत सुनती थी। और ये ज़्यादातर काम वह अपने बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। लेकिन ससुराल के जो लोग थे वो इन कारणों से उनसे चिढ़ते नहीं थे, कोई उनको इसके लिए दोषी नहीं ठहराता था और ना ही ये उम्मीद रखता था कि ये आम औरतों की तरह व्यवहार करे। लोगों के दिमाग में पहले ही था कि ये साहब की बेटी है तो इसको तो आदत होगा नहीं ये सब करने का, तो थोड़ा सा विशेष महत्व उनको दिया जाता था और उनसे ऐसी अपेक्षा नहीं रखी जाती थी, ऐसी उम्मीद नहीं रखी जाती थी कि वो ये सब काम करें। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। अब लेखिका कह रही है कि उनमें इतनी श्रद्धा लोगों की क्यों थी कि उनको नहीं कुछ कहा जाता था, जबकि वह प्रचारित कर्तव्य का मतलब जो प्रचलित कर्तव्य होते हैं बहू या माँ के, उनमें से किसी का भी वो पालन नहीं करती थी। तो ऐसे में तो उनको बहुत बुरी महिला के रूप में लोग देखते कि नहीं कैसी है, नाकारा है, नालायक है, ये नहीं करती है, वो नहीं करती है। लेकिन ऐसा करने के बजाय लोग और उनको इज्जत देते थे। क्यों देते थे? तो इसके दो कारण, जो साहबी खानदान वाला कारण था उसके अलावा जो दो कारण लेखिका की समझ में आए वो हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी। वो झूठ कभी नहीं बोलती थी, सच बात बोलती थी। दूसरा, वे एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती। अगर किसी ने उनको कोई अपना
गुप्त राज बताया, कोई बात कही उनसे छोटी या बड़ी, तो उसको वो ऐसा नहीं कि इसने कहा तो फिर दूसरे को बता दिया, तो उसको वो दूसरों पर जाहिर नहीं होने देती थी। यह भी एक कारण था कि लोग उनके ऊपर श्रद्धा रखते थे। पहले के कारण उन्हें घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे के कारण बाहर वालों की दोस्ती। साहबी खानदान वाले कारण के चलते तो था ही, उसके अलावा वो झूठ नहीं बोलती थी, तो घर वाले भी उनका आदर करते थे कि ये झूठ नहीं बोलती। आप देखेंगे छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत इज्जत दिलाएंगी। आप में क्या खूबियाँ हैं, क्या कमियाँ हैं, वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर आप एक सच्चे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं तो आप में तमाम जो कमियाँ हैं वह पीछे रह जाएंगी और आपका वह अच्छा गुण उसके ऊपर हमेशा दिखेगा। आपकी तारीफ हमेशा इस बात के लिए की जाएगी, देखिए बाकी तो ठीक है, पढ़ने में तो तेज नहीं है, लेकिन इसमें ये खूबी, झूठ नहीं बोलता। झूठ नहीं बोलना तो एक अलग तरह का ही महत्व रखता है। तो आप देखिएगा घर में जो बच्चा झूठ नहीं बोलता हो, कपट वाला व्यवहार, मतलब 3-5 वाला व्यवहार नहीं करता हो, कुछ इधर से उधर नहीं करता हो, वो भले ही पढ़ने में कमज़ोर हो, भले ही उसको कुछ और नहीं आता, लेकिन वह एक अलग तरह की इज्जत जरूर पाता है। यह आज भी आप देख सकते हैं। तो इस कारण घर वाले उनका आदर करते थे। दूसरा, गोपनीय बात दूसरे पर जाहिर नहीं होने देने के कारण बाहर वाले भी उनके दोस्त थे। उनको भी लगता था कि इसको कोई बात कहेंगे तो ये इसको कहीं जाने नहीं देगी, कहीं फैलाएगी नहीं। दोस्त वे हमारी भी थी। अब लेखिका कह रही थी दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों न हो। अब इनको ये अपने बचपन की बात कह रही हैं कि माँ की भूमिका जो थी, माँ इनकी दोस्त की तरह थी, और जब माँ दोस्त की तरह थी तो फिर माँ वाले काम कौन करता था, तो माँ की भूमिका पिता निभा देते थे। वह उन चीज़ों का ध्यान रखते थे जो माँ को रखना चाहिए अक्सर। मुझे याद है बचपन में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। जैसे अगर किसी की चिट्ठी आई, आज के संदर्भ में देखें तो किसी को मैसेज आया, तो बगल में आप बने क्या लिखा है, किसका है, पूछने लगते हैं। उनके घर में यह एक रिवाज था कि अगर किसी को कहीं से चिट्ठी आती है तो दूसरा उससे यह नहीं पूछता था कि कहाँ से चिट्ठी आई है, उसमें क्या लिखा है। कहाँ से आई है ये तो पता भी चल जाए ऊपर से देख के, लेकिन क्या लिखा है यह कोई नहीं पूछता था। यह एक व्यक्तिगत आज़ादी सबको मिली हुई थी, भले ही वह एक बहन की दूसरी के नाम क्यों ना हो, फिर भी नहीं पूछता था। और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उबरी या नहीं। कहने का मतलब कि अगर एक बहन बीमार है, उसने अपनी दूसरी बहन को चिट्ठी लिखी है, तो माँ को इच्छा होगी न जानने की कि उसकी तबीयत अब कैसी है, फिर भी वह अपने आप नहीं पूछती थी कि क्या लिखा है, अब क्या हाल चाल है उसका। यह अगर लगेगा कि बताने लायक है तो जिसके नाम चिट्ठी आई है वह पढ़ के खुद बता देगी, नहीं माँ अब वो ठीक है, बिना पूछे बता देगी, वो सामने से नहीं पूछती थी। यह उनके घर में परंपरा थी। छोटे घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। एक छोटा सा घर था जिसमें माँ के अलावा 6 बच्चे थे, माता पिता के अलावा, और सास ससुर भी थे उनके, मतलब लेखिका के दादा दादी भी थे। फिर भी हर एक व्यक्ति को अपनी एक प्राइवेसी मिलती थी, एक निजत्व को अंग्रेजी में हम प्राइवेसी कह सकते हैं, कि अपना एक अलग उनकी व्यवस्था थी सबकी, कि उनकी बात में कोई दखल नहीं देता। तो यह एक निजत्व बनाने का सबको छूट था। इसी निजत्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए। इसी निजत्व बनाने का फायदा उठाकर ये लोग लिखने लगे, पत्र पत्रिकाओं में अपनी कहानियाँ कविताएं भेजने लगे। किसी को पता नहीं चलता था कि ये लोग लिखना शुरू कर चुके हैं। तो आज के संदर्भ में अगर देखेंगे तो आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसका गलत फायदा उठाते हैं।
तो यहाँ देखने लायक बात यह भी है, आप सोचेंगे कि अरे हमारे तो पापा हर चीज़ पूछते रहते हैं, माँ हर चीज़ पूछती रहती है, भैया हर चीज़ पूछता रहता है, दीदी हर चीज़ देखने की कोशिश करती है। तो आपको यहाँ यह भी देखना होगा कि जिनको यह निजत्व दिया जाता था या प्राइवेसी दी जाती थी, उनका क्या व्यवहार था, वो उसका कैसे फ़ायदा उठा रही थी। तो वो उसका फ़ायदा उठा रही थी लेखन में, चुपचाप में कहानियाँ भेजती थी। ऐसे थोड़ी शर्म आएगी कि सब लोग देख लेगा, पता नहीं कैसा बना, ऐसे लोग उसको चुपचाप भेजना चाहते हैं अपनी रचना को। कोई नहीं चाहता कि मेरा कोई बगल वाला साथ बैठा हुआ आदमी पढ़ ले, वो नहीं महत्व दे पाएगा। मैं अगर कोई कविता लिखता हूँ तो मेरी पत्नी या मेरा भाई या मेरी बहन उसको देख के हो सकता है कुछ मजाक कर दे, या वो उतना सीरियसली उसको नहीं लेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अरे इसने तो लिखा है। तो अगर वो नहीं देख रहे हैं तो मैं ज़्यादा लिखूंगा। तो इसका फ़ायदा, इस प्राइवेसी, इस निजत्व का फ़ायदा इन लोगों ने, तीन बहन और छोटा भाई जो था, उसने ऐसे उठाया कि ये लोग लिखने लगे, लिख के चुपचाप भेजने लगे। चिट्ठी में कोई देखता नहीं था कि क्या लिखा और क्या जवाब आया। तो इस तरह से इन्होंने फ़ायदा उठाया। इसका फ़ायदा अगर गलत तरीके से उठाने लगते तब तो ये बड़ी बुरी बात है। अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन दे दिया जाए और उसमें आपसे कुछ नहीं पूछताछ किया जाए और आप उसमें गलत चीज़ें करने लगे, आप उसमें गेम खेलने में बिजी हो जाए, खराब वेबसाइट देखने लगे, आप फेसबुक पर व्यस्त हो जाए, चैटिंग करने लगे पढ़ाई लिखाई छोड़ के, और आपको कोई नहीं टोक रहा है, तब तो आप बर्बाद ही हो जाएंगे। तो वह तब सही है जबकि आप भी उसका गलत फायदा न उठाएं। तो उनके परिवार में ऐसा संस्कार था कि सबको पता था कि बच्चे इसका गलत फायदा नहीं उठाएंगे या कोई भी इसका गलत फायदा नहीं उठाएगा, इसलिए यह निजत्व की छूट थी या यह प्राइवेसी दी जाती थी। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लीक से खिसके का मतलब हुआ कि जो जैसा सब लोग करते हैं, चलिए आज इतना ही रखते हैं, नहीं तो फिर बंद हो जाएगा। हम लोग यहाँ से कल पढ़ेंगे। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी। परदादी की कहानी हम लोग कल बात करते हैं। आज इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको पढ़िएगा, बोल बोल कर पढ़िएगा और बार बार पढ़िएगा। आपको मज़ा आएगा, आपको पढ़ना आएगा, आपकी समझ बढ़ेगी। तो इसलिए हर बार मैं यही कहता हूँ कि इसको पढ़िएगा ज़रूर, शब्दार्थ वगैरह याद कीजिएगा, जो शब्द नहीं समझ में आए उसको नोट करके रखिएगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं या और किसी से भी पूछ सकते हैं अपने घर के बड़ों से, तो आपकी जो शब्द संपदा है वह बढ़ेगी, आपकी समझ और ज़्यादा बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।